चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं अगला लेक्चर क्लास 12th का, जिसमें से हम देखने जा रहे हैं करंट डेंसिटी। क्या देखने जा रहे हैं? करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो करंट डेंसिटी में हम लोग जो आज देखेंगे, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। इसको लिखिए, एक यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो भी करंट बहती है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, लिखिए फटाफट। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग इन अ यूनिट एरिया current flowing in a unit area। अरे यार, लिखते जाइए आप लोग साथ में। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? जैसे दिखाते हैं कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट एरिया में जो भी करंट फ्लो होता है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एरिया है। ये अगर ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर का ले लें, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो भी करंट फ्लो होगा उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। लिख लीजिए, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो भी करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे करंट डेंसिटी। लिख लीजिए इसको। तो अगर हम इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, कितना ले लें? 1 मीटर स्क्वायर, तो जो भी करंट इसके अंदर फ्लो होगा मतलब 2 एम्पियर। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया लेना है ना, ये करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, जैसे करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया लेना है। ये करंट जा रही है तो इसके ये परपेंडिकुलर, ये करंट जा रही है तो इसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला एरिया लेना है। एरिया जो लेना है करंट डेंसिटी के लिए, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये करंट जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जो एरिया है वही लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अगर करंट ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट बह रहे हैं। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट क्या होता है, एरिया किधर लेना है नोट कर लीजिए। अगर करंट ऐसे बह रही है तो एरिया करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर करंट ऐसे बह रही है तो एरिया करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर करंट बहती है तो हम उधर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज बह रहे हैं।
करंट की ही डायरेक्शन में हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज बह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे करंट डेंसिटी पता है, अच्छा करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट निकालनी हो तो क्या करेंगे, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। सो यू कैन राइट हियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर is the unit of current density. SI unit, standard unit of current density. So write this here, ampere per meter square, because the unit of current is ampere and unit of area is meter square. So ampere per meter square is the unit of current density. Note down. What is the unit of SI unit of current density? Ampere per meter square. Note down. So if you have current density, if you multiply with area, you can get the current. So if you know the value of current density, multiply with area, you can find the value of current. तो अगर आपको करंट डेंसिटी दी है, एरिया से मल्टीप्लाई करके आप करंट निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या समझेंगे बेटा? आगे जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट फ्लो होती है, जिसमें करंट ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इफ करंट इज ट्रैवलिंग इन एनी मटेरियल, that material is called conductor. If current is not traveling, that material is non-conductor, also known as insulator. So if current is traveling in any material, it is called conductor. If it is not traveling, it is called insulator. So suppose this is the area. मान लेते हैं कि ये एरिया है। ठीक है, ये क्या है, एरिया। तो ये क्या हो गया, एरिया की डायरेक्शन। तो करंट अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट पर यूनिट, इसका एरिया हम मान लेते हैं ए, करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर है? अगर करंट ऐसे बह रही है, एरिया ये है, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब सुने, अगर आप इसका एरिया की डायरेक्शन चेंज कर दो, एरिया अभी ऐसे है, आप ऐसे चेंज कर दो। देखिए एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा जो एरिया लिए हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया हमने लिया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट एरिया की डायरेक्शन होती है। एरिया लिख लीजिए, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एरिया। ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एरिया की डायरेक्शन होगी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और मान लीजिए ये एरिया है, उससे ये एंगल हमने इंक्लाइन कर दिया है, ये थीटा एंगल। ये एरिया है, इसे थीटा डिग्री मोड़ दिया है। तो ये एरिया की डायरेक्शन थी, मोड़ दिया तो एरिया, ये मान लीजिए इस वाला एरिया ये ए डैश है।
ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया ए डैश है। तो अगर ये वाला एरिया और ये वाले एरिया के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर में भी थीटा डिग्री का ही एंगल रहेगा। अगर दो एरिया के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये देखिए, एक एरिया ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इस परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, इनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। इफ़ द एंगल बिटवीन टू एरिया इज थीटा देन द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर इज ऑल्सो थीटा। नोट डाउन हियर। तो हमने ये बोला था कि करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। एक चीज़ नोट करिए, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नोट कर लीजिए। तो करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है करंट डेंसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। किससे दिखाते हैं करंट डेंसिटी को? जे से दिखाते हैं। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तो एरिया यहाँ ना लिखें, हम ए परपेंडिकुलर लिख लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये जो एरिया होगा किसके परपेंडिकुलर होगा? करंट के। करंट फ्लो की डायरेक्शन इधर है तो उसके परपेंडिकुलर होगा एरिया। अच्छा, ये बताइए, क्या बताइए कि अगर ये एरिया ऐसे हो गया तब क्या करेंगे? अगर ये एरिया ऐसा हो गया तो एरिया के डायरेक्शन ये हो जाएगी, तब क्या करेंगे? हमें तो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए। मुझे किसके परपेंडिकुलर वाला चाहिए? इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया चाहिए। और एरिया है कौन सा? ये वाला है। और करंट ऐसी है, मुझे ऐसा वाला एरिया चाहिए। तो फिर इस एरिया का मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले एरिया को ए डैश बोल दूँ तो ये ए डैश, इसके परपेंडिकुलर ये ए डैश की डायरेक्शन है, तो इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर। और ये ए डैश इस एक्सिस से, ये हॉरिजेंटल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ए डैश का कंपोनेंट आएगा ए डैश कॉस थीटा। कितना आएगा? तो एरिया का परपेंडिकुलर, जो करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, करंट ऐसे बह रही है, उसके परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो जे होगा वो आई अपॉन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डैश कॉस थीटा। तो इस एरिया का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट ले लेंगे। ये एरिया ए डैश है ना, तो इसका कॉस कंपोनेंट ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? करंट डेंसिटी। नहीं समझे आप? तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, और कॉस की कोई यूनिट नहीं होती। कॉस क्या होता है भाई? कॉस की कोई यूनिट नहीं होती। तो कॉस की यूनिट, कॉस एक नंबर है। क्या है? कॉस एक नंबर है। तो करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। और अगर ये थीटा एंगल से, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन से, करंट ऐसा है, उससे मान लीजिए उसका एरिया थीटा एंगल इंक्लाइंड है, ये मान लीजिए करंट है, और उससे जो एरिया है वो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो एरिया का कंपोनेंट उधर लेना है। किसकी डायरेक्शन में? भाई ये करंट बह रही है, तो करंट से ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो गया हमारा एरिया। एरिया के परपेंडिकुलर एरिया डायरेक्शन होती है, तो ये मान लीजिए एरिया थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे जो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, एरिया के नहीं, करंट के। तो इसका एक कंपोनेंट लेंगे, तो जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट जाता है। इस एक्सिस से थीटा बन रहा है तो इसके साथ कॉस कंपोनेंट जाएगा, तो कॉस कंपोनेंट यहाँ लग जाएगा। जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा होता है, जैसे ये एक्सिस है, इसके साथ ये थीटा बना है, तो इसका ये क्या होगा? कॉस कंपोनेंट इधर चला जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना,
इसके इसके साथ एरिया कितना बना रहा है एंगल थीटा, तो इसका एक कॉस कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एरिया की जगह पे हम एरिया का कॉस कंपोनेंट लिख देंगे, लिख लीजिए। तो ये एक करंट को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, करंट को स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, करंट प्योर वेक्टर नहीं थी, करंट प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, तो करंट डेंसिटी को वेक्टर क्वांटिटी प्योर वेक्टर माना गया। लिख लीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, करंट प्योर वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए करंट डेंसिटी को प्योर वेक्टर क्वांटिटी माना गया। इसको लिख लीजिए। अच्छा, आई कितना हो जाएगा बताइए? आई हो जाएगा J इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए आई हो जाएगा J इंटू ए कॉस थीटा, और कॉस देखिए J और A के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कॉस हटेगा तो डॉट लग जाएगा, तो आई हो जाएगा J डॉट A। आई क्या हो जाएगा? जब भी कॉस हटता है तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लग जाता है। किसके बीच में? करंट डेंसिटी और एरिया के बीच में कैसा प्रोडक्ट लग जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा। तो जब भी कॉस हटेगा तो दोनों के बीच में डॉट लग जाएगा। तो करंट डेंसिटी भी वेक्टर, एरिया भी वेक्टर, कॉस हटा करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी के, कॉस हटा तो यहाँ पे डॉट लग गया। अब दो वेक्टर का, ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से करंट आ रहा है तो करंट स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो वैसे करंट टेंसर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे, लॉ वेक्टर एडिशन को, उसको हम टेंसर कहते हैं। तो करंट टेंसर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है एग्ज़ाम में और पूछ लिया करंट कैसी है, ऑप्शन नहीं है टेंसर का, तो हम स्केलर बोल के आएंगे। क्योंकि देखिए ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की डायरेक्शन होती है एरिया के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। नोट कर लीजिए। आगे समझते हैं, आगे लिखिए। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये जो पहाड़ पर्वत बने हैं ना, ये लिख लीजिए, इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसका सिंबल है? ये चिन्ह है रेजिस्टेंस का। ये पहाड़ हैं, ये ऊपर नीचे ये पहाड़ हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो का अपोजिशन है। करंट के फ्लो में अगर अपोजिशन आ गया उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे ये करंट जा रही है तो ये पहाड़ क्या करेगा? करंट को रोकेगा। भाई करंट को मान लीजिए एक चींटी है, क्या है? ये चींटी है, चींटी ऐसे जा रही है, तो ये पहाड़ सामने खड़े हो गए हैं, चींटी को रोकेंगे ना, चींटी को अपोज करेंगे ना, बोलेंगे नहीं भाई तो रुक 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 रुक, तो ये अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इस पहाड़ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इस पर्वत से दिखाते हैं। तो
तो ये जो पहाड़ है ना, ये करंट की डायरेक्शन में अपोजिशन है, इसलिए हम करंट को ऐसे इन पहाड़ों से दिखाते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? अब ये जो पहाड़ है ना, रेजिस्टेंस कहाँ पाया जाता है? रेजिस्टेंस पाया कहाँ जाता है? तो रेजिस्टेंस जो है पंखे में, काहे में? पंखे में, वायर में। ये देखिए जो वायर है, करंट जिसमें बह रही है, उस वायर में रेजिस्टेंस होता है, पंखे में रेजिस्टेंस होता है, कूलर चल रहा है, कूलर में रेजिस्टेंस होता है। हर मटेरियल का करंट फ्लो का। अच्छा, रेजिस्टेंस आता किसकी वजह से है? रेजिस्टेंस आता किसकी वजह से, पहले ये जाने। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गया सामने वाले के घर से टकरा गया। भाई सामने वाला इलेक्ट्रॉन अपने घर में था, घर छोड़ के निकल लिया। ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, और ये इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसका घर बस बचा। तो इसके घर से जाके ये इलेक्ट्रॉन टकरा गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके घर से टकराया तो इसकी स्पीड कम हुई। स्पीड कम हुई तो मतलब रुकावट आया। तो स्पीड में रुकावट है, इस रुकावट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रेजिस्टेंस जो होता है ये सिंबल है, ऐसा कोई वहाँ होता नहीं है। ये करंट के फ्लो में जो रुकावट है ना, ये देखिए ये करंट जा रही है, मान लीजिए चींटी है, इसको ये रोक रहा है पहाड़ ना, तो ये रोक रहा है, इसलिए हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और ये क्या करता है? ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट को कंज्यूम करता है। किसको कंज्यूम करता है? करंट को कंज्यूम करता है। किसको कंज्यूम करता है? करंट खाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं ओम्स लॉ। लिख लीजिए, ओम का नियम। लिखें लिखें लिखें, फटाफट लिखें। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि अगर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर यानी हिंदी में चालक जिसमें करंट बहती है, तो इसके क्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जो हम बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मान लीजिए ये V वोल्ट का दे रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं कंडक्टर के क्रॉस, ये करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के सिरों में जो हम द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ये देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड में जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं बैटरी से, वो किस पे निर्भर करता है कि हम इस पे करंट कितना दे रहे हैं। करंट कितनी फ्लो होगी इस कंडक्टर से वो निर्भर करती है कि हम बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक एनर्जी है। क्या है? एक एनर्जी है, एक ड्राइविंग फोर्स है। इलेक्ट्रॉन को ड्राइव कराने के लिए एक फोर्स है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ड्राइव कराना है। ड्राइव कराना है मतलब चलाना है, तो ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे चलता है। तो ये जो बैटरी है वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है और इलेक्ट्रॉन को आगे चलाने का प्रयास करती है। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। तो बैटरी वर्क एज अ ड्राइविंग फोर्स। क्या? बैटरी वर्क एज अ ड्राइविंग फोर्स।
बैटरी एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में चलाने का काम करती है। रेजिस्टेंस, तो V और I का अगर रेशियो निकालें, V प्रोपोर्शन हटाते हैं तो R लगता है, तो V और I का जब रेशियो निकालें तो ये रेजिस्टेंस आता है, क्या आता है, और ये कांस्टेंट होता है, ये लिख लीजिए, ये कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इन एनी कंडक्टर। करंट का और पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं ये कांस्टेंट होता है। यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ या घटाओ, जिस रेशियो में आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी से जो एनर्जी दे रहे हैं वो अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी मात्रा में बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए वोल्टेज 10 था, करंट 3 एम्पियर थी, तो अगर वोल्टेज आप 20 कर देते हैं तो करंट 6 एम्पियर की हो जाएगी। तो रेशियो जो है 3 एकम 3, ये 10/3 था, 2 से काट दीजिए, 2 दाहम 20, 2 3 अभी भी 10/3 है। तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो जिस रेशियो में आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट बढ़ जाएगी। तो V और I का रेशियो चेंज नहीं होगा। इस रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको लिख लीजिए। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ जाती है। तो ये रेशियो जो आया V और I का, ये चेंज नहीं होता। इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं, लिख लीजिए आप। तो V और I का जो रेशियो है ना, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं और ये चेंज नहीं होता, भले हम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से वोल्टेज चेंज नहीं होता, करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो क्या चेंज करने से चेंज होता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस निर्भर करता है कि हम मटेरियल कौन सा लगा रहे हैं। कंडक्टर में जिसमें करंट बह रही है वो मटेरियल तांबे का है कि एल्युमिनियम का है कि वो लोहे का है कि वो सिल्वर का है, जिसमें करंट बह रही है। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे, मटेरियल चेंज कर दोगे तो अगर आप मटेरियल चेंज करोगे, अगर आप मटेरियल बदल देते हो, अगर आप मटेरियल बदल देते हो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। लिख लें इसको, एवरी मटेरियल हैज़ अलग अलग रेजिस्टेंस, एवरी मटेरियल हैज़ अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लीजिए, ईच एंड एवरी मटेरियल हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, नोट डाउन इट। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द मटेरियल विच वी यूज़। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप मटेरियल बदल दोगे, एल्युमिनियम का तार लिए हो, सिल्वर का तार ले लोगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मान लीजिए V1 पोटेंशियल है, ये V2 पोटेंशियल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये V1 V2 से बड़ा है। मान लीजिए V1 V2 से बड़ा है, मतलब ये एक तार है, तार में रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसा बना दिए हैं, ऐसा कि रेजिस्टेंस क्योंकि पहाड़ जैसे होता है, वो करंट को रोकता है, तो हम ऐसा सिंबल बना दिए। अब हम मान लिए हैं कि V1 जो यहाँ का पोटेंशियल है इससे ज़्यादा है, तो V1 ग्रेटर देन V2 है। यहाँ ऐसा मान लिए V1 ग्रेटर देन V2 है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या सेटअप हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। करंट बहता है हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ,
तो V1 ये है, V2 ये है, तो हाइयर पोटेंशियल ये है, लोअर ये है, तो करंट ऐसे बहेगा। ये करंट की डायरेक्शन बना लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। तो फिर यहाँ ओम्स लॉ लगाना है, तो क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर। क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V1 होगा हाइयर पोटेंशियल, V2 होगा लोअर पोटेंशियल, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसको लिख लीजिए। तो अगर ऐसा है करंट, ये कंडक्टर है, इसके ये दो एंड हैं, दो एंड के क्रॉस, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस। हाइयर पोटेंशियल V1 है, तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर। इसको लिख लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बताइए, कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये देखिए, और ये करंट है, इसमें मान लीजिए ये कि 5 ओम का ये रजिस्टर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द x, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल x वोल्ट, हम बोल रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल बताइए। अगर इसमें करंट 3 एम्पियर की बह रही है, 3 एम्पियर, और ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ का पोटेंशियल x वोल्ट है, मुझे नहीं पता, ये अननोन है, x क्या है, अननोन, इसकी वैल्यू नहीं पता है, हम बोल रहे हैं करंट बताइए। चलिए, अरे करंट नहीं, यहाँ का पोटेंशियल बताइए, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर कौन सा होगा, देखिए जब दो पोटेंशियल दिए हैं तो हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर। तो हाइयर पोटेंशियल कौन होगा भाई, ये होगा, क्योंकि करंट इधर से बह रही है, तो हाइयर ये होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से बहती है। तो हाइयर 10 माइनस लोअर पोटेंशियल कौन है, x, तो V1 माइनस V2, हाइयर माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I कितना है 3 इंटू R है 5, तो इससे x बताइए, x उधर चला जाएगा, 10 माइनस 3 × 5 = 15 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x, तो -5 वोल्ट आ गया x। तो x जो आया, यहाँ का पोटेंशियल आया -5 वोल्ट। क्लियर है। तो हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर। इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो बैटरी हमें क्या देती है, जो हम बैटरी लगाए थे वो क्या प्रोवाइड करती है, तो बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, बैटरी हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी एक एनर्जी सप्लाई करती है, जो एनर्जी देती है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं। तो बैटरी जो है एक एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को कि भैया आप मेरी एनर्जी लीजिए और जाइए, बढ़िया, नहीं समझे। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी कहती है कि ये मैं एनर्जी दे रही हूँ और यहाँ से लीजिए आप मेरी एनर्जी और बढ़िया आराम से खेल कूद करिए। तो बैटरी प्रोवाइड्स एज ए एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड एज अ ड्राइविंग फोर्स टू द कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है इसको एक ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। तो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आगे समझते हैं, क्या समझते हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं, जो हमने, जो बैटरी की मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म है, वो जो है मैकेनिज्म वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना,